स्वागत है आपका। जैसा कि आप जान जैसा कि आप जानते हैं कि आपका क्लासेस चल रहा है ऑनलाइन माध्यम से, जिसके माध्यम से हम आपका बिहार बोर्ड सीरीज को लेके चल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अलग अलग सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, जिसमें मेरा पॉलिटी सेक्शन चल रहा है। अभी पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत आप डिफरेंट चैप्टरों को पढ़ चुके हैं। आगे और भी क्लासेस चलेगी। नेक्स्ट ज़्यादा चांसेस हैं मंडे से हिस्ट्री ऐड होगा इसमें, तो हिस्ट्री का शेड्यूल इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लासेस आपको मंडे से अल्टरनेट में उसका शेड्यूल आपको मंडे को देंगे। हम मंडे से बताएंगे कैसे क्या क्लासेस चलेंगे। तो उसी के अंतर्गत हम पॉलिटी सेक्शन को ले रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन में हमने अलग अलग चैप्टर को पढ़ लिया। अभी लास्ट टाइम में हमने मौलिक अधिकार पढ़ा लुसेंट से। उसके पीछे मैंने कारण आपको बताया था कि लुसेंट से पढ़ने का और एनसीईआरटी से पढ़ने के पीछे दोनों में अंतर किया। उसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो उसके बारे में आप जाएंगे, उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस शॉर्ट में ये बात है, लुसेंट से हमको ऑब्जेक्टिविटी की पता चलती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब टू दी पॉइंट कि ये क्वेश्चन आएगा इस आर्टिकल के संबंध में, इसकी जानकारी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन एनसीईआरटी से मुझे एलेबोरेशन मिलता है, मतलब उसके बारे में जानकारी मिलती है कि आप एनसीईआरटी से उसकी पूरी समझ डेवलप होती है। ठीक है, उसके पीछे कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से। तो आज हम, हालांकि मैंने सारे चीज़ों को लगभग चर्चा कर दिया, जो एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं ल्यूसेंट के पढ़ाने के माध्यम से हमने लगभग चीज़ों को चर्चा कर दिया जो आपको जानने चाहिए थे। ठीक है, या जो एनसीईआरटी में। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके उसको ख़त्म कर लेंगे आज। हमारा मौलिक अधिकार में जो एनसीईआरटी है, तो अलग अलग मौलिक अधिकार में क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक बार फिर हम लोग एनसीईआरटी से देखते हैं कि क्या चीज़ें रह गई है कि या क्या चीज़ें मुझे पढ़ने योग्य है। तो हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी को लेके कि तो एनसीईआरटी ये रहा आपका एनसी। अरे यार क्या हो गया। हाँ, ये हुआ आपका आंसर। हमारे संविधान में अधिकार। ठीक है, तो हमारे संविधान में देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे संविधान में पहला तो बात ये है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला बात, हमारा इस चैप्टर के पढ़ने से मुझे पता चलता है कि हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। दूसरा बात, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षा किया जाता है, इसके बारे में भी हमने आपको चर्चा कर दी। इन वो अधिकारों को व्याख्या और सुरक्षा करने के न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। चलिए, ये टॉपिक छूटा हुआ है, इस पे हम लोग बात करेंगे। लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, ये हमने लुसेंट के माध्यम से नहीं पढ़ा था, तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इसको कैसे सुरक्षित किया जाता है, इन अधिकारों को व्याख्या या सुरक्षा करने में न्यायपालिका क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। चलिए, तो हम लोग अब हमारा नेक्स्ट उस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अधिकारों का महत्व। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। दूसरा है अधिकारों का महत्व। अधिकारों के महत्व के संबंध में हमने आपको चर्चा दी। ठीक है ना, जैसे इसमें बेगार और बंधुआ मजदूर, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, बेगार या बंधुआ मजदूर, ये कहानी है फ्लाईओवर की। ठीक है ना, ये कॉमनवेल्थ का जिस टाइम में गेम हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल का गेम हुआ था, उस टाइम में अलग अलग जगहों से क्या हुआ, अलग अलग जगहों से मजदूर को लाया गया और काफ़ी कम पेमेंट पे उनको जो है हमारे यहाँ काम करने के लिए रखा गया। तो उसी पे संबंध में चर्चा होती है कि ये मौलिक अधिकार क्या है, उसमें शोषण होता है कि नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह के बातें इसमें कही गई है। ठीक, ये दो तीन केस स्टडी हम आपको थोड़ा समझा देते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए शॉर्ट में, कि जब मौलिक अधिकार के अधिकार की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट में समझिए ये क्या चीज़ है। यहाँ दो केस दिया गया है। एक क्या हुआ, दिल्ली वाला केस है। दिल्ली में क्या हुआ, कॉमनवेल्थ गेम, जैसे राष्ट्रमंडल खेल होता है, राष्ट्रमंडल खेल जो है इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ के कंडक्टर ने, ध्यान से समझिए, वहाँ के कंडक्टर ने अलग अलग जगहों से मजदूर को लाया और कम दामों पे, याद ध्यान समझिए,
कम दामों पे उनको खटाया, ठीक है। उस पर कोई दाम निश्चित नहीं था, ठीक है ना, उसके मजदूरी को फायदा उठा के उन्होंने उसको कम दाम पे, तो ये इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या ये कोई इसमें अधिकार की बात कही गई है कि नहीं, उसमें लेबरों को अधिकार छीना गया है या कि नहीं, इस पे चर्चा हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक ऐसे ही किसी आदमी की चर्चा है, किसी गांव में उसको क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना, और बाद में उसे पता चला कि जो है वो तो दोषी है ही नहीं। इस तरह अक्सर केस देखा जाता है कि बाद में पता चला, वो बहुत दिन तक उस पर जो है उसका जांच पड़ताल नहीं हुआ, वो जेल में रहा और बाद में पता चला वो दोषी है ही नहीं। अब देखिए दोनों केस में क्या है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ, यही समझना है। हम पिछले एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें कौन कौन से अधिकार थे हमारे मौलिक अधिकार। अब सवाल होता है कि ये अधिकार क्यों जरूरी है आदमी के, इसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा किया था डिटेल से। यहाँ पे हमारा अधिकार होता है। जैसे पहले केस में आप मुझे बताएं कि कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो हमने इसके लिए पहला पढ़ा है आपको, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारा, या हमारा काम नहीं मिलने का जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है, तो यही है कि आपका शोषण हुआ, यहाँ पे आपको उचित यहाँ श्रम नहीं मिला, ठीक है। जैसे कहा गया ना कि अनुच्छेद 23 में, ठीक है ना, कि मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया। तो ये आप पहले पढ़, इसीलिए हमने आपको पहले सारे अनुच्छेद पढ़ा दिए, अब आपको समझना आसान हो जाएगा। इसमें उसका क्या हुआ है, क्या मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। अब मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उसके लिए अब आप जानते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। जैसे ऐसे दूसरे केस में क्या हुआ है कि हम आपको कहा क्या क्या कहे थे कि आप क्या कर सकते हैं कि एक कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध, यानी 1922 में ये कहता है कि जब आपका वो हो जाता है, ठीक है ना, गिरफ्तारी हो जाता है, तो अगर व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर हम जेल में रखते हैं तो उसको क्या होता है, कोर्ट में पेश करना होगा, फिर उस पर उचित मुकदमा दायर करके उसका कारण बताना होता है कि सच में आदमी ये दोषी है या नहीं है। ऐसे बात रैंडम जेल में डाल दिया, काफी दिनों तक जेल में, ना उस पर कोई जांच हुआ, पड़ताल हुआ, देखिए उससे क्या हुआ, उस आदमी का पूरा जिंदगी खराब हो गया। उससे 10 साल 15 साल जेल में रहना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, उसको पता चला वो तो कोई दोषी नहीं, उसका भरपाई कौन करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ दिक्कत है, इसलिए मौलिक अधिकार हमारे यहाँ लाया गया था कि आदमी का इस तरह से कोई हनन कर लिए, ठीक है। चलिए, इसलिए मौलिक अधिकार की बात होती है। तो इसी में इस तरह का दो कहानी दी गई है, आप उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया होगा। अब अधिकारों का घोषणा पत्र, ये समझिए, देखिए अधिकारों का घोषणा पत्र माने क्या क्या, इसको समझिए कि अधिकारों का घोषणा पत्र का क्या मतलब। हमारे संविधान ने अधिकार को जोड़ा है, ठीक है ना। तो एक घोषणा पत्र के रूप में मतलब क्या, इसको विशेष अधिकार के रूप में देके उसको जोड़ा गया है हमारे संविधान में, इसलिए उसको हम लोग घोषणा पत्र के रूप में कहते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग देशों में भी इस पे आप कहानी पढ़ रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका में, अलग अलग देशों में भी इस पे चर्चा किया गया और इसको संविधान में जोड़ा गया है। तो हमारे अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हुए इसको क्या, देखिए इसको किस तरह से कहा गया है कि ये अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, इसलिए क्या ये अधिकारों का घोषणा पत्र हमारे संविधान में कह के इसको जोड़ा गया है। तो यह मौलिक अधिकार, ठीक है ना, काफी क्या है, महत्वपूर्ण है, इस तरह से समझिए। ये मौलिक अधिकार, ऐसा बात समझिए, आजादी से पहले की स्थिति, ठीक है। तो हमने सारे कहानी आपको बताया कि आजादी के समय हमारा देश का क्या स्थिति था, उससे पहले क्या स्थिति था, तो आजाद होने के बाद क्या हुआ, इन चीजों को हमारे संविधान निर्माताओं ने काफी गौर से इसको समझा। तो उसको देखिए घोषणा पत्र का विशेष रूप से उसको हमारे संविधान में इस बातों को जोड़ा गया, यानी कि सारे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। और ये जो अधिकार हमने पढ़ा है कि इन सारे अधिकारों पर चर्चा हुआ कि नहीं इन तरह का अधिकार मिलना चाहिए। आपको लगेगा नहीं, आज आप सिचुएशन में जी रहे हैं तो या छुआछूत का अंत, ये सब जो बोला ओ ऐसा, ये अधिकार क्या विशेष है, नहीं ये विशेष बात थी क्योंकि उस टाइम में हमारे यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए इन अधिकारों को हमारे संविधान में जोड़ना अत्यंत अत्यंत आवश्यक था, ताकि जो है उस पर लोग उसका दुरुपयोग नहीं कर सके, लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर। इसलिए अपने अलग अलग समता का अधिकार की बात कहा, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही है, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद अल्पसंख्यक, ये जिसको हम सांस्कृतिक
अधिकार बोलते हैं, इसके बाद संवैधानिक उपचार, अलग अलग अधिकारों की हमने बात कही है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें मौलिक अधिकार घोषणा पत्र के, जैसे इसमें दक्षिण अफ्रीका के भी घोषणा पत्र में देखिए, इसलिए बात हो रही है कि दक्षिण अफ्रीका ने भी अपने संविधान, मतलब कि अलग अलग देशों ने, यहाँ देखिए, ये देखिए, अब अलग अलग देशों ने, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका ने भी अपने संविधान में क्या किया है, घोषणा पत्र का। आप सोचते होंगे कि सारे जगह लगभग क्या है, यही स्थिति है। दक्षिण अफ्रीका की स्थिति काले घोड़े को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम था। तो वहाँ रंग भेद, देखिए यहाँ है ना, रंग भेद वाली सरकार को हटाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने गृह युद्ध खतरे में जूझ रहा था। इसके बाद जो वहां पे संविधान बना, तो अधिक विशेष रूप से अधिकारों का घोषणा पत्र किया गया, और वहां पे जो है ये सब कहा गया कि ये आधारशिला पर, यह लिंग भेद, इसके आधार पर किसी को जो है, सारे लोगों को भेदभाव नहीं किया जाएगा, वर्जित करता है और नागरिकों को व्यापक अधिकार देता है। और यही अधिकार जोड़ा गया, जैसे अलग अलग टाइप का, वहां भी देखिए गरिमा की बात है, गरिमा का अधिकार, 1 मिनट, गरिमा का अधिकार हुआ, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार हो गया, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार होगा, समुचित आवास का अधिकार हो गया, स्वस्थ सुविधाएं, भोजन पानी का अधिकार हो गया, सुरक्षा अधिकार हो गया, बाल अधिकार हो गया। इसके अलावा आपको बुनियादी एवं उच्च शिक्षा का अधिकार होगा, सांस्कृतिक धार्मिक भाषा अधिकार होगा, और सूचना प्राप्ति करने का अधिकार हो गया। ठीक है ना, तो ये सब अधिकार जो है वहां भी दिया गया था। ठीक है, चलिए एक चीज और बात करते हैं, ये अधिकार हमारा, ये औचित्यपूर्ण प्रतिबंध क्या होता है। हमारे यहाँ संवैधानिक अधिकार में औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये चीजें क्या है। ठीक है, अब हमारे संविधान ने अलग अलग अधिकार हमको दिए हैं। अब ये सवाल आता है कि ये जो अधिकार है, इस पे कोई प्रतिबंध है कि नहीं। ठीक है ना, इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं हिंदी में, कि उस पे कोई प्रतिबंध लगा सकती है कि नहीं भाई। तो इसको हमने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान कोई ऐसे आपातकाल स्थिति आ जाती है, तो भारत सरकार चाहे तो हमारे मौलिक अधिकार को छीन सकती। जैसे कि आप पहला, जैसे हमने कहा कि अलग अलग जगहों पे घूमने का अधिकार, अलग अलग जगहों पे टहलने का अधिकार, तो सरकार चाहे तो अलग आपातकाल की स्थिति में हमारे अधिकार को छीन सकती, क्या कर सकती है, छीन सकती है। इसलिए छीन लेगी क्योंकि आप युद्ध के समय में या आपातकाल की स्थिति में आपको सरकार घर से बाहर निकलने के लिए मना कर सकती है। ठीक है, मतलब जैसे प्राण और दायिक स्वतंत्रता के अलावा बहुत सारे आपको अधिकार को छीन सकती है, बहुत सारे अधिकार को छीन सकती है, जैसे घूमने का, बाहर निकलने का। तो ये सब अधिकार, तो इसलिए बोलते हैं कि सरकार चाहे तो टाइम टाइम पर आपके अधिकार को रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसको रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, प्रतिबंध, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। मतलब जब जरूरी पड़े, तो ये ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे हमेशा नहीं, हमको हमेशा घूमना है, ऐसा नहीं, और हर जगहों पे घूमना है। जैसे ट्रैवल एरिया है, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, जो काफी रिमोट एरिया जहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑर्डर परमिशन लेके जाना होता है। ठीक है, जैसे अरुणाचल जैसे जगह पे जहाँ पे ट्राइब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप घूमेंगे तो हर जगह बोलेंगे हमको वहाँ पे जाने का अधिकार, ऐसा नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है हर जगह पे। तो हमारा जो अधिकार है, ऐसे ही एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जिसको बोलते हैं औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा के हमको अधिकार मिला। मतलब जब सरकार को लगेगा कि नहीं जरूरत है, तो आपको जो है उस अधिकार से वंचित कर सकती है। इसलिए अब उसके अंतर्गत हमने समता का अधिकार को पढ़ा था कि समता का अधिकार में कैसे समझे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है समता का अधिकार को, अगर आप नहीं समझेंगे, कि हमने बात कही थी सबसे पहले दिन की, एक एक दोस्त था, ठीक है ना, उसका एक एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे। अच्छा रुको, इसको हम एनसीईआरटी के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक, कि समता का अधिकार, ठीक है, कैसे वहां पे हनन होता है, क्या होता है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये दो कहानी आप पढ़िए। ठीक है ना, ये दो स्थितियां हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ समता का अधिकार को आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहती है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये एक दोस्त के संबंध में है कि स्वदेश कुमार अपने गांव गांव गया था, उसके साथ उसका एक दोस्त था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था तथा वो अपने मित्र को जाति जानने के लिए उसके नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को एक सुंदर से कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था, ठीक है ना। यहाँ एक दलित था इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट किया गया, अलग किया गया। चलिए दूसरा सिचुएशन समझिए ये क्या चीज है। दूसरा सिचुएशन ये है कि एक टेलीविजन के एक चैनल के समाचार पढ़ने वाले कुछ सदस्यों ने केवल 4 को ये आदेश दिए थे कि आगे समाचार न पढ़े। वे सभी महिलाएं थी। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी थी, लेकिन उस अवस्था में वह पार कर चुकी थी। 2 पुरुषों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। मतलब यहाँ यह लिंग भेद पे यह समता का अधिकार को हनन हुआ है, और यहाँ पे सामाजिक अधिकार जो होता है तो समता का अधिकार। तो ये दोनों केस में क्या हो रहा है, अगर आप ऐसे समझें तो हमारे समानता का अधिकार का हनन हुआ। एक केस में एक सामाजिक रूप से क्या होते हैं, आप किसी का नाम पूछते हैं, जाति पूछते हैं, और फिर उसके साथ आप भेदभाव कर, तो ये एक छुआछूत, इसीलिए हमारे संविधान में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत की बात कही गई है। तो इसीलिए ये एक समानता के कंसेप्ट को, समानता के भावना को ठेस पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? आवाज कट रहा है। हेलो, नेट का प्रॉब्लम है, मौसम खराब है, हो सकता है इसलिए आवाज कट रहा होगा, समझे। तो इसीलिए बाद में उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। जहाँ कट गया उसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे। हम यहाँ 2 स्टोरी की बात कर रहे थे, फिर से ध्यान से समझो कि हम 2 कहानी की बात कर रहे थे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। अगर तुमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते। यहाँ एक स्वदेश कुमार के बारे में कहा गया है और एक टेलीविजन के रिपोर्टर के बारे में 2 घटनाएं हैं। तो स्वदेश कुमार के बारे में ये है कि स्वदेश कुमार अपने दोस्त के साथ जाता है चाय पीने। चाय पीने के बाद उसके दुकानदार उससे पूछता है, उसका नाम पूछता है, नाम उसके दोस्त का नाम पूछता है। दोस्त के नाम पूछने के पीछे तर्क ये है, उसका वो जाति जानना चाहता है। उसके जाति के बारे में जैसे ही पता चलता है तो उसको अलग अलग कपों में चाय देके उस दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। मतलब एक तरह से आप समाज में क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, समानता के कॉन्सेप्ट को अलग तरह से देख रहे हैं। मतलब कि आप जाति के आधार पर लोगों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये समाज, हमारे संविधान में इसको निषेध किया गया है कि होटल या किसी कॉमन जगहों पे आप सिर्फ जाति के आधार पर लोगों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो समानता का अधिकार यही कहता है, अन्य भेदभाव समाप्त करने का प्रयास किया है। जैसे कि सार्वजनिक स्थल, जैसे कि होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, इन जगहों पे आप लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारे, जैसे छुआछूत का प्रथा समानता का भद्दा रूप था, समानता का अधिकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि केवल उन्हीं लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना, हाँ यही बात कर रहे थे कि सेना में जैसे छोड़कर पद, जैसे पदवी की भी बात हमने लूसेंट के सेक्शन में की थी कि पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये अधिकार दिया जाता है। इसीलिए समानता के अधिकार को ही पूरा करने के लिए ये सब पदवी अब भारत सरकार ने बंद कर दिया। भारत सरकार ही नहीं, भारत शुरू में जो अंग्रेज टाइम में इस तरह के अलग अलग टाइप के पदवियां दी जाती, उसको सारे को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना में भी बात कही गई है समता के अधिकार के, प्रतिष्ठा और समानता का अवसर की समानता की बात कही है। अलग अलग जगहों पे देखिए, ये जो समानता का अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमारे प्रस्तावना में भी इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। तो अलग अलग ये देख, अच्छा एक बात हमने आपको कहा है पहले भी कि ये जो अलग अलग अधिकार प्रस्तावना में क्या है उसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। अलग अलग अधिकार, अलग अलग आजादी क्या है उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, अलग अलग एग्जाम में, ठीक है ना। कि प्रतिष्ठा और समानता का अवसर की समानता देते हैं हमारा जैसे एक प्रस्तावना, ठीक। चलिए आरक्षण की बात कर रहे थे हम। आरक्षण समानता के अधिकार को, क्या समानता के अधिकार में दिक्कत पूरा कट, नहीं समझ आ रहा है।
तो हम लोग समानता का अधिकार की बात कर रहे थे, तो उसमें दिक्कत है नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से सुने। हमने अलग अलग जगहों पे सिर्फ समानता की बात कही है। सिर्फ क्या कही है? सिर्फ समानता की बात कही। अलग अलग जगहों पे हमारे संविधान ने कैसे कैसे समानता का अधिकार दिया है, उसका क्या बेसिक कंसेप्ट है, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो ये हम कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे हमारे संविधान ने प्रस्तावना में भी समानता के अधिकार को जोड़ा है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पे समानता का अधिकार, समानता के ही अधिकार के अंतर्गत आरक्षण का एक अधिकार है, ठीक है ना। एक एनसीईआरटी में या अलग अलग जगहों पे आप अक्सर सुने होंगे, आरक्षण का अधिकार क्या समानता के अधिकार को के विरुद्ध तो नहीं है, ठीक है ना। समानता का अधिकार के विरुद्ध तो नहीं है आरक्षण, ये इस बात पे हमेशा चर्चा होती है। तो ये इस बात को क्लियर कर दें, थोड़ा समझने लायक है। समानता के अधिकार को ही फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, यानी ये जो आरक्षण का जो धारणा है, वो लाया गया। आप समझेंगे ये उल्टा कैसे। जब हम समानता की बात कर रहे हैं, आप सोचेंगे समानता की बात कर रहे हैं तो हम रिजर्वेशन की क्यों बात करेंगे? नहीं, ये उल्टा बात है। अब समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट को। समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन कैसे आया? समाज में चूंकि समानता के भाव हम रखना चाहते हैं, तो सरकारी पदों पे या अलग अलग जगहों पे सारे लोगों का नियुक्ति एक जैसा नहीं है। इसीलिए रिजर्वेशन के माध्यम से हम चाहते हैं वहां भी लोग समानता का भाव रखें, मतलब सारे लोगों का अलग अलग जगहों, अलग अलग जाति समुदाय का लोग उसमें इक्वली रिप्रेजेंटेटिव रहे। इक्वली मतलब भागीदारी, उन सारे लोगों का उसमें काम में भागीदारी हो। इसीलिए रिजर्वेशन का मतलब क्या, आरक्षण का कंसेप्ट लाया गया है। सीधा सा बात समझिए, ये अलग अलग जगहों पे इसका कंसेप्ट लाया गया है, सिंपल सी बात है। तो इसमें स्पेशली लिखा गया है, देखिए 16(4) में ये कहा गया है, इसको आप समझिए, ठीक है ना। इसको हम एनसीईआरटी में आपको दिखा, समझ में आएगा क्या चीजें हैं। देखिए, छुआछूत प्रथा का इस सब पे हम बात कर लिए थे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे, हाँ देखिए इस पे बात करते हैं कि वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 16(4), ठीक है ना, 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीतियों को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना को देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता को, अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। ये लाइन आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या क्या हमारे संविधान में दिया गया आरक्षण क्या समानता के भाव को, समानता, तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अवसर के समान करता है कि अलग अलग जातियों को, हमारा जो मौलिक अधिकार है, सब लोगों को, समान लोगों को अवसर मिलेगा, तो इस अवसर के समानता को पूरा करता है, ना कि जो है समानता के भावना को खत्म करता है। फिर से ये समझने का कोशिश करिए कि 16(4) में ये साफ साफ कहा गया है कि 16(4) जो अनुच्छेद, उसमें आरक्षण जैसी चीजों को नीति के समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखना चाहिए। आप संविधान के भावना को देखें, भावना की जो फीलिंग है, अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। तो सीधी सी लाइन पढ़ने योग्य ये है कि आप जो समझते हैं कि 16(4) में हमारे संविधान में जो बात कही गई है कि नीति मतलब जो समानता का अधिकार है, हमारे संविधान का मूल भावना क्या है कि सारे लोगों को जॉब मिले, सारे लोग उसमें का भागीदारी हो। तो अवसर के समानता का जो अधिकार है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे संविधान ने आरक्षण जैसी चीजों को जोड़ा है। सीधा सा कंसेप्ट समझने योग्य ये बात है। चलिए, अब ये बात हो गई, ठीक है ना। अब क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जानने का, हम स्वतंत्रता का अधिकार में बताएं कि धार्मिक क्रिया, धार्मिक या अलग अलग चीजों का आपका अधिकार है, उसको हमने अलग अलग चीज लेक्चर में बात किया है।
उसके माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से। इसमें एक्स्ट्रा आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिससे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही है। निवारक नजरबंदी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार की बात भी हम लोगों ने कर ली है। इसमें हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 और कुछ दिशाओं में, हाँ, निवारक निरोध कानून, ठीक, और लोक नियोजन अस्पृश्यता का अंत की बात हम लोग कर ली है। समानता का अधिकार के अलावा हमने धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात की है। निवारक निरोध, निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात भी हम लोगों ने की थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत क्या होता था कि किसी भी आदमी को उसके घटना घटने से पहले, अनहोनी होने से पहले भी उसको हम उसको जेल में या कहीं ऐसे जगह पे नजरबंद करके रखते हैं जिससे वो बाहर लोगों से उसका कांटेक्ट नहीं हो जाए, ताकि उसके माध्यम से जो चीजें होने वाली है, जो घटना घटने वाली है, वो नहीं घट सके, ठीक है। इसलिए निवारक निबंधन, प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको बोलते हैं, इससे इंग्लिश में शब्द है। तो ये भी हमारे संविधान में इसका भी प्रावधान किया गया। अब जैसे देखिए कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पे हमने बात कही है कि भाषण की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19 के जो तहत है, उसमें ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। भाषण या इस तरह का अधिकार जो है हमारे यहाँ पे, यही कि न्यायोचित क्या प्रतिरोध सरकार चाहिए तो आपको प्रतिबंध लगा सकती है। स्वाभाविक बात है, हमने इससे पहले भी चर्चा की, आप बोलेंगे तो किसी के विरुद्ध गलत नहीं बोलेंगे, इसके बात है, ठीक है। इसके अलावा हम आरोपी के अभियुक्तों का अधिकार, राइट टू एक्यूज पर्सन, उसके बारे में भी बात किए थे हम, कि है कि कोई जो आपको पर्सन के जो गिरफ्तारी के विरुद्ध जो अधिकार होता है, उसके भी संबंध में बात की है कि उसके लिए क्या क्या आपका कानून है कि जिससे आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके जो है 2-3 अधिकार हैं कि उसको कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कहा है कि, और इसको आरोपी या अभियुक्त का अधिकार, एनसीईआरटी में इसके माध्यम से है कि आरोपी या अभियुक्त का अधिकार। तो उसके अंतर्गत जो हमने बात की, अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तार और निषोध में संरक्षण, मतलब किसी भी आदमी को आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको कुछ कंडीशन में क्या होगा, आपको जल्द से जल्द जो है जैसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, या किसी भी व्यक्ति को जैसे एक अपराध के लिए एक ही सजा दी सकती है। इस तरह की चीजें को हमने पहले से भी चर्चा कर चुके, हमने की है पहले, ठीक है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार की भी बात हमने की है कि बंधुआ मजदूर का संबंध हो या दास प्रथा का भी संबंध हो, इस पर भी हम लोग चर्चा, काफी डिटेल चर्चा की कि शोषण का विरुद्ध अधिकार में जैसे दो तरह से बंधुआ मजदूर इस तरह हमारे संविधान में बंद कर दिया। इसके अलावा बाल मजदूर के बारे में भी हम लोगों ने बात की है, बाल मजदूर भी हमारे संविधान में बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार पे भी हम लोगों ने काफी चर्चा की, इसमें नया कुछ भी नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हम लोगों ने काफी बात कर ली। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता की भी बात कर ली कि इसमें जैसे कि हम ये भी बात किए थे कि धार्मिक और आस्था की स्वतंत्रता में जो बात कही गई है कि अलग अलग धर्म को अपना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये कहा गया, हमने आपको उस लेक्चर में भी कहा था, लेकिन आस्था का ये मतलब नहीं होता है कि आप क्या करते हैं, पुराने कुछ ऐसे प्रथा को हमारी सरकार चाहे तो अंत कर सकती है, जैसे कि दास प्रथा हुआ, बाल विवाह प्रथा हुआ, या मानव बलि जैसे प्रथाओं को सरकार चाहे तो उसको बंद कर सकती है, क्योंकि ये प्रथाएं अच्छी नहीं मानी जाती। धार्मिक चीज अच्छी चीजों के लिए होता है, ना कि आप किसी का गला काटें, कम उम्र में बच्चे को शादी कर दे, या सती प्रथा जैसे खतरनाक प्रथा हमारे समाज में बहुत बुरा स्थिति था। इसलिए उन चीजों को सरकार ने विशेष रूप से कानून बना के सारे चीजों को हटाया है। सीधी सी बात समझते हैं, ठीक है। जैसे संविधान में धर्म जबरन धर्म परिवर्तन का इजाजत नहीं देती है, हमने इस पे भी बात की है कि धर्म हमारा स्वेच्छा अधिकार है, ठीक है ना, हमारी भावना है, हमारा आत्मा है, तो हम धर्म को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। ये क्या है ना कि धार्मिक एक मान्यता है, स्वीकार है, एक अधिकार की तरह है, ना कि जबरन कोई इसको आपको थोप दे कि नहीं आपको यही धर्म अपनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि हमारा देश किसी विशेष धर्म को या किसी संप्रदाय को सपोर्ट नहीं करेगी, उसको यही धर्म आपके देश में होगा, मतलब हमारे देश में है, ठीक है ना। हमारे देश में मतलब सारे धर्म लोग एक साथ रह सकते हैं, सीधी सी भावना है इसके पीछे।
और धर्म में भी सभी धर्मों के लिए समानता की बात कही। अल्पसंख्यक का धर्म हो या कोई भी धर्म हो, तो उसमें सरकारी द्वारा संचालित संस्थाओं में न तो किसी का धर्म प्रचार किया जाएगा। ये बात कहते हैं ना कि सभी धर्मों की समानता को ही ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार ने कहा कि हम अपने राज्य में, हम अपने देश का जो सिलेबस होगा, उसका जो स्कूल होगा, उसमें हम किसी विशेष धर्म की शिक्षा की बात नहीं करेंगे। भले ही हमारा देश में अधिक हिंदू है, ठीक है ना, हमारे यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जबरदस्ती सरकार पे थोप दें कि नहीं आप हिंदू धर्म के क्रियाकांड को, उसकी चीजों को आप पढ़ाएं, ठीक है ना। तो ये चीजें कही गई है कि इसीलिए राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में किसी विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात पे समझिए। तो सभी धर्मों की समानता के भाव को ही देखने के लिए संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार पे भी हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें हमने बताया था चूंकि हमारा देश विविधता में एकता है, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, इसीलिए मूल इस भावना को रखते हुए अल्पसंख्यकों को बढ़ावा के लिए, उसके विकास के लिए सरकार ने विशेष रूप से पहल उठाई है। तो इस पर भी हम लोगों ने कर लिया था। अलग अलग अल्पसंख्यकों समूह के लिए जो है बात करते हैं। हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता की बात हमने कर ली थी। संस्कृति और शिक्षा संबंध के अधिकार में अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए आरक्षण 29 अनुच्छेद और 30 अनुच्छेद में कहती है कि शिक्षा संस्थानों और स्थापना प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, यानी 29-30 के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संविधान का जो अधिकार है उसके अंतर्गत विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार में, और देखिए, तो हमने सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार की भी बात कर ली है। अब बात हम लोग कर रहे हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें हम लोगों ने, चलिए एनसीईआरटी के माध्यम, ये क्या चीज है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये देखिए इस फोटो में क्या हो रहा है, ये तुम यही पूछ रहा है कि आप किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आस्था और प्रार्थना का स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए हाँ, अब आ गया। देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पे भी हम लोगों ने बात कर लिया है। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है ना, अनुच्छेद 32 में इसकी बात कही गई है कि संविधान में उपचार के लिए क्या क्या चीजें चर्चा की गई है, उसके लिए अगर हमारा अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या आदेश दिया गया। देखिए चलिए यही, इसी पे हम लोगों ने इस पे बात किया है कल, तो सारी चर्चा होगी। फिर से इस बार हम एनसीईआरटी के माध्यम से आपको एक बार बताना चाहते हैं कि संवैधानिक, देखिए इसको पहले पढ़िए। संवैधानिक उपचार का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त होता है, वो अपने मौलिक अधिकारों को उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार से विशेष आदेश या रीट जारी करती है। इस पे हम लोगों ने बात की है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। कल हमके लेक्चर में जो हमने पढ़ा, काफी इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछता है कि जैसे बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, ये सब क्या है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रीट, इस तरह की बात हम लोगों ने इस माध्यम से, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये चीजें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी को प्रस्तुत करो, परमादेश में क्या किसी को आदेश देता है सार्वजनिक अधिकारी को, निषेध आदेश, इस तरह से अलग अलग, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। ये सारे कंसेप्ट को समझ के आप रखें क्योंकि अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है, ये अलग अलग रीट किस कंडीशन में लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
एक टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस पे हम लोग बात करते हैं। क्या होता है हमारे यहाँ कि मानवता के अधिकार के लिए किसी का अधिकार का उपयोग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ ये अलग से आयोग बनाया गया। अलग से आयोग बनाने का क्या मतलब होता है कि एक कोई संस्था बना दिया जाता है जो इन सब चीजों को, अधिकारों का जैसे असली पहचान होगा, या उसको समाज में गरीब या आरक्षित या कमजोर लोगों तबके को अपने अधिकार में प्रयोग मिल रहा है कि नहीं, इन सब चीजों को समझने के लिए क्या होता है, अलग से एक आयोग हमारे यहाँ बना, उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलते हैं। जो इसमें वरिष्ठ लोग होते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसे अनुभवी लोग होते हैं, जो चेक करते हैं कि अलग अलग जगहों पे इसके हमारे यहाँ अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, लोगों को सही तरीके से अधिकार मिल रहा है नहीं कि नहीं। इन चीजों को समझने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार को लागू किया गया। चलिए, ये सब चीजें, हमारा मौलिक अधिकार लगभग खत्म हो गया। आज आप फिर हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे, थोड़ा सा बात करेंगे, और मौलिक कर्तव्य जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उस पर थोड़ा चर्चा करके खत्म करें, ठीक है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या चीजें हैं, इसके पीछे धारणाएं क्या है, इसके पीछे थोड़ा सा हम लोग समझ लीजिए ये क्या चीजें, ठीक है ना। इससे पहले, इसको काटे इससे पहले नीचे का आप 2-3 लाइनें पढ़ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कि 2-3 बातें नीति निर्देशक तत्व में जो समझने हो। पहला बात कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिक और मौलिक कर्तव्यों के अलावा मिलने चाहिए। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। तो भारत के कल्पना का आभास होगा। भारत के नीति निर्देशक तत्व को आप देखेंगे तो संविधान निर्माताओं ने भारत की कल्पना की है। सीधी सी बात समझिए कि नीति निर्देशक तत्व में हमारा देश कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया। चलिए, आपने ये 3 लाइन पढ़ा, अब हम आपको डिस्क्राइब करते हैं ये नीति निर्देशक तत्व क्या है। चलिए, जैसे कि नाम से पता चलता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक। पहला बात तो राज्य के लिए नीति मतलब कोई कानून व्यवस्था बनाना, कोई नीतियां, अच्छी अच्छी नीतियां। निर्देशक, निर्देश मतलब क्या होता है, किसी को एक तरह से आदेश दे रहे हैं या किसी को सुझाव दे रहे हैं। तत्व मतलब वो चीजें जुड़ी हुई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब है कि ध्यान से समझिए, हमारा देश जिस टाइम आजाद हुआ, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ कंडीशन बहुत बुरा था, ठीक है। हमारे यहाँ का कंडीशन बहुत बुरा था, काफी भुखमरी थी, ठीक है ना। अंग्रेज से हमारा देश आजाद हुआ था, काफी दयनीय स्थिति थी, बहुत बुरा स्थिति था हमारे देश का। तो उस समय में हमारे नेताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, अलग अलग जो हमारे उस टाइम के नेताओं थे, उन्हें अलग अलग अधिकार को जोड़ा, जो संभव हो सकता है उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने सारे चीजों को जोड़ दिया हमारे संविधान में। ये अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें, ठीक है ना, अधिकार के अलावा उनके दिमाग में था कि जैसे हमारा समाज कैसा होगा। जैसे कि हमने आपको पहले बात नीति निर्देशक तत्व की बात कही है कि है, जैसे कि एक समाज हमें कैसे होना चाहिए, उसमें साइंटिफिक टर्म पर पर्यावरण के संबंध में सुरक्षा। तो नागरिकों को मूल अधिकार के अलावा और क्या क्या चीज उसे मिलना चाहिए, और कौन सी नीति सरकार को अपनानी चाहिए, ये उस टाइम में जो संभव नहीं था प्रैक्टिकली हमारे समाज में लागू करना। इस बात को समझिए, जो उस समय के अकॉर्डिंग वहां संभव नहीं था लागू करना, लेकिन एक कल्पना तो हम लोग देख सकते थे ना। ऐसे समझिए, कल्पना तो देख सकते हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ये चीजें होंगी। वैसे कैसे होता, हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी चीज के लिए सपना देखते हो, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा ही है ये ऐसा ही है राज्य की नीति निर्देशक तो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सपना की तरह है, एक एक हम विजन की तरह है कि उसको हम देखते हैं कि अच्छा हमारा देश क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ने के पीछे यही धारणा थी कि अलग अलग अनुच्छेद में यही दिया गया है कि हम क्या, जैसे कि राज्य के नीति और लोक कल्याण की बात कही गई है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक शिक्षा की बात कही है, सार्वजनिक धन और सामूहिक का नियंत्रण की बात कही गई है,
ग्राम पंचायतों का संगठन, धन का समान वितरण, ये सब है राज्य की नीति। उसमें अलग अलग अनुच्छेद भी है, ठीक है ना, तो अनुच्छेद के भी माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो और थोड़ा एनसीईआरटी को, चूंकि ये चैप्टर को हमको खत्म करना है, तो इसके माध्यम से थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक की धारणा क्या है। तो फिर हम अगले लेक्चर में हम उसके हर आर्टिकल पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे कि उसके अनुच्छेद में कैसे कैसे उसका गया। उसके अनुच्छेद के अंतर्गत अलग अलग 36 से 51 में, बस समझिए 36 37 चले ऐसे करके 36 से 51 के अंतर्गत पूरे राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूरा वर्णन किया गया। तो उसको पूरा हम लोग पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बस उसमें थोड़ा सा जो दिया हुआ है यहाँ पे समझ लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ने के पीछे क्या भावनाएं थी, क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा होगा, क्यों जुड़ा होगा, ये सवाल आएगा ना, ठीक है। जबकि उस टाइम में ये कोई बात भी नहीं है, मौलिक अधिकार के संबंध में आप न्यायालय में जा सकते हैं, तो ऐसे मौलिक इसके संबंध में नहीं है, ये कोई वाद योग नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है वाद, थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए हम चलते हैं एनसीईआरटी वाले पेज पे, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट आप वेट देखिए। एनसीईआरटी वाले पेज पे थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 मिनट, थोड़ा स्लो है। 5 छठा 7वां 8 9, एक मिनट, राज निवारक, हाँ ये आ गया। अन्य आरोप सभी व्यक्ति देखिए ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व का क्या संबंध है, ठीक है ना। हमारे यहाँ बारिश काफी तेज हो रही है, तो नेट का प्रॉब्लम होगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, बाद में रिकॉर्ड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत ये क्या कहता है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा बच गया है तो कल के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करने के अलावा कि जो इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हम उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और फिर इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट, और नया शेड्यूल भी देंगे आपको हम मंडे तक, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट इसको मंडे तक इसको खत्म करने के अलावा उस पर क्वेश्चन पे सारे पे चर्चा कर लेंगे और इसको खत्म कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग मंडे को।